हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी करवाती हूं। और ये जो क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, स्टेट के हर जो स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम है, जैसे कि सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, इस तरह के जो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, बिहार टेट वगैरह, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। क्योंकि सारे जो कंटेंट हैं वो जो सिलेबस है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है माइनर चेंजेस के साथ। तो ये सभी स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो टीचिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि DSSB, NVS, KVS एग्ज़ाम, इसमें भी ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस यानी बाल शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको, उस पैटर्न को देखते हुए, क्वेश्चन को समझते हुए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन और पैटर्न को देखते हैं तो हमें पैटर्न का समझ में आता है। टॉपिक जो है सिलेबस में डिस्कस है वो सारे टॉपिक इन क्वेश्चन के थ्रू हमें कवर होते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं, हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ उसे समझते हुए चलते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो और आप एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सके। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने में कोई भी मतलब आपकी जो तैयारी है इतनी अच्छी नहीं होगी, बल्कि उन टॉपिक्स को, उन एरियाज़ को हम अगर एक्सप्लोर करते हुए चले और उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करते चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चलेगी और आप हर तरह के क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हैं, एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में, मैं निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो आइए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको पता है कि PYQ हम कर रहे हैं, जो CDP का है, बाल शिक्षा मनोविज्ञान का है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रेन। एक टीचर जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाने के लिए कैसे कर सकता है। अब देखिए, हम फैसिलिटेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है, उसके हिसाब से हम अपनी शिक्षा नीति को, अपने एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लोग थे, जैसे कि पियाजे, वाइगोत्स्की और ये सब जो हैं, वो लोगों का कहना है कि रचनावाद पढ़ाई होनी चाहिए। तो टीचर इसमें डिक्टेटर नहीं होगा, है ना, जो जिसे हम तानाशाही कहते हैं, सिर्फ टीचर का ही चले, टीचर सेंटर्ड ना होके चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। यानी टीचर यहाँ पर डिक्टेटर नहीं है, फैसिलिटेटर है, जो फैसिलिटेट करता है, सुसाध्य करता है, बच्चों की जो नीड है एड्रेस करके उसके नीड को कैटर करता है। इसीलिए ये फैसिलिटेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाएं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है उसको सिखाने के लिए किस प्रकार सहज कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको आसान बना के उन्हें सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाय डिलीवरिंग लेक्चर, एक व्याख्यान दे करके। लेक्चर तो इतने बड़े नहीं हैं बच्चे कि लेक्चर से ही समझ जाए। जब बड़े बच्चे, कॉलेज में आए हुए बच्चे जो हैं, लेक्चर उनके लिए हर बार इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो छोटे बच्चे को आप लेक्चर के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे टीचर ही एक्टिव रहेगा, बच्चा पैसिव हो जाएगा। टीचर सक्रिय है, बच्चा क्या है, पैसिव है, निष्क्रिय है। तो यहाँ पे टीचिंग तो होगी, लर्निंग नहीं होगी, तो गलत है। बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। देखिए, कॉम्पिटिटिव इवेंट ऑर्गेनाइज कर देंगे तो हर बच्चा सूटेबल नहीं है ना कंपटीशन के लिए। जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं, जिन्हें समझ आता है, वही कर पाएंगे। और ऐसे बच्चे जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें जो थोड़े से वीक, जिन एरिया से हैं, वीक एरिया मतलब पढ़ाई को लेकर, ठीक है, जिनका संज्ञान वगैरह है जो थोड़ा सा कम है बाकी बच्चों से, वो बच्चे क्या करेंगे। तो इसमें हर बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इक्वली अवसर नहीं मिलेगा, है ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, देखिए
रोट रिपीटेटिव, है ना, जो होता है ना रोट सिस्टम, रिपीटेशन, ड्रिल मेथड, ये सब जो है ना बिहेवियरिज्म के होते थे। अभी रचनावाद में कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट इसको बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। देखिए, जहाँ पर एक्सप्लोरेशन डिस्कशन की जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना, बहुत अच्छा होता है। बच्चे अपने आइडिया, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, उनके अंदर की जो कौशल है, ठीक है, टैलेंट है, इमेजिनेशन पावर है, आइडियाज़ हैं, वो बहुत अच्छे से निखर के आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो तो एक बात डिस्कशन के थ्रू, ठीक है। एक्सप्लोरेशन मतलब उन्हें खुद डिस्कवर करके, खोज के, खुद से अपने कॉन्सेप्ट का बिल्ड करना चाहिए, अपने जो नॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन है करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी उन्हें देनी चाहिए एज अ फैसिलिटेटर। टीचर क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटेटर का काम करता है, बच्चों को उन्हें ऐसे उनके नीड के हिसाब से चीज़ों को केटर करना चाहिए, जो उनकी नीड है उसके हिसाब से उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए। और इसमें अगर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लोरेशन की, अन्वेषण की या डिस्कशन की, है ना, परिचर्चा की, इसमें उन्हें पूरी आज़ादी मिलती है, बहुत फ्रीली तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी कल्पना को प्रस्तुत कर सकते हैं, और जो उनकी जो कौशल है, आइडियाज़ जो चलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, फ्री होकर, ये सब कुछ उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। बच्चे क्या हैं, जैसे कि हमारे जीन पियाजे जी कहते हैं, लेओ वाइगोत्स्की जी कहते हैं, बच्चे नन्हे साइंटिस्ट हैं। हर एक चीज़ को वो अपने आसपास की चीज़ों को देख के, करके, छू कर, खुद से एक्सपीरियंस करके, ठीक है, समझ कर सीखते हैं। ठीक उसी तरह लेओ वाइगोत्स्की जी कहते हैं सोशल कल्चरल इंटरेक्शन में वो चीज़ों को सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण और संस्कृति से वो देख कर, खोज कर सीखते हैं, और इस तरह से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो एक्सप्लोरेशन का जो आइडिया है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एक्सप्लोर करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बेस्ट होता है उनके सीखने में। कॉग्निटिव जो स्किल है उनकी, वो डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उनके जो संज्ञान का विकास होता है बहुत अच्छे से होता है। इंटेलेक्चुअल जो होती है उसके हिसाब से उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4th नंबर, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन, डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराएं, क्योंकि टीचर एक फैसिलिटेटर है, ना कि यहाँ पे डिक्टेटर है। ठीक है, तो बच्चों की नीड के हिसाब से उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जैसे कि डिस्कशन है, एक्सप्लोरेशन है, बच्चे खुद ढूंढें, खुद करें, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। आई होप इतनी पॉइंट्स आपको जो मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। एक प्राइमरी स्कूल टीचर अपने बच्चों को किस तरह से एनकरेज कर सकते हैं इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब कि प्रोत्साहित कर सकती हैं समस्या समाधान करता। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब समस्या का समाधान करता। कैसे बना सकती है एक टीचर, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती हैं। बच्चे प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकें, उसके आइडियाज़ को खुद जनरेट कर सके प्रभावशीलता के साथ। इसके लिए एक प्राइमरी टीचर क्या करेंगी, क्योंकि अभी हमने जस्ट इससे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन पढ़ा, टीचर एज अ फैसिलिटेटर प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। ठीक है, कि उसके बारे में चर्चा करें। प्रॉब्लम पहले तो डिस्कशन हो, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को ढूंढना, उसके सॉल्यूशन को निकालना, उसके बारे में सोचना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, उसके एज मच एज पॉसिबल हो सॉल्यूशन उसको निकालना, है ना, और उसको इम्प्लीमेंट करना। इस तरह से वो करेगी एज अ फैसिलिटेटर। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो ऑफरिंग मटीरियलिस्टिक रिवार्ड फॉर एवरी स्मॉल टास्क, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। इससे क्या होगा,
बच्चे सिर्फ वही कार्य करेंगे जिसमें उनको रिवार्ड दे रहे हैं। मतलब देखिए, रिवार्ड और पनिशमेंट जो बिहेवियरिज्म के तौर पे के टाइम पे बहुत अच्छा चलता था, मतलब बीएफ स्किनर जी कहते थे, तो इसके नेगेटिव भी इफेक्ट होते हैं। वो रिवार्ड पाने के लिए वो टास्क को कंप्लीट करने पे फोकस करेगा, ना कि उसका जो इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक क्षमता है और ज़्यादा बढ़ेगी। उतने के बाद वो ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा मटीरियलिस्टिक हो गया है। भौतिकी जो रिवार्ड है ना, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि मैं ये टास्क करता हूँ तो मुझे चॉकलेट मिलेगा, है ना। जैसे छोटे बच्चे को बोलेंगे आप कुछ छोटा छोटा टास्क देंगे, बोलेंगे एक चॉकलेट मिलेगा, वो चॉकलेट लेने के लिए उस टास्क को करेगा। खुद से वो कुछ नहीं सीखेगा, खुद से उसके नॉलेज का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, वो सिर्फ रिवार्ड पे ही फोकस करेगा। तो ये गलत है। Emphasizing only on procedural knowledge. प्रोसीजरल नॉलेज कहने का मतलब है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देना। क्यों? ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए प्रोसीजरल जो नॉलेज है उस पर सिर्फ एम्फेसाइज करेंगे, और ओनली बोला है, ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी। सिर्फ एक ही सिस्टमैटिक या प्रोसेस से आप नहीं किसी चीज़ को बच्चों को करा सकते। उनको आपको फ्री करना होगा, अपॉर्चुनिटी देनी होगी, उनको डाइवर्जेंट थिंकर बनाना है, आपको कन्वर्जेंट थिंकर नहीं बनाना है। तो ये गलत हो जाएगा। और ओनली जहाँ पे वर्ड शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आप देखते साथ समझिए कि ये ऑप्शन में हट जाएगा। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर। जो बच्चे इनकरेक्ट आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं, उसको डिसमिस किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं। बच्चे अगर गलत आंसर देते हैं तो कभी भी उन्हें दंडित नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में बच्चे क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से कुछ बोलेंगे ही नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे। अरे अगर हमने गलत जवाब दे दिया तो हमें तो पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। ये उनको इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने में मदद नहीं करता है, प्रेरित नहीं करता। Encouraging children to make intuitive guesses and then brainstorming on the same. देखिए, encourage करना है चिल्ड्रन को। इंटुइटिव गैसेस मतलब कि होता है, इंटुइटिव जो गैसेस होता है मतलब कि सहजानुभूत कहने का मतलब है कि अपने हिसाब से जो गैस करते हैं उनको उसमें फ्रीडम दिया जाए, उनको एनकरेज किया जाए कि खुद सोचो क्या हो सकता है, गैस करो, सोचो, इसके बारे में बताओ, है ना। तो ये एक सहजानुभूत होता है, इंट्यूटिव गैस होता है। बच्चे अपने हिसाब से सोचकर बताने में फ्री हैं। ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है, वो अपनी बात को आराम से रख सकते हैं। उसके अलावा एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम मतलब कि आधारित विचार मंथन करके, विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है विचार मंथन मतलब कि जब आपके अंदर आइडियाज़ के जो स्टॉर्म्स आते हैं, मतलब कई सारे आइडिया, एक प्रॉब्लम के लिए कई सॉल्यूशन आप देने को रेडी हो जाते हैं, आपके दिमाग में इतने सारे विचारों का जो स्टॉर्म्स आता है, तूफान आता है, उसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। मतलब एक कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उस पर आप तरह तरह के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। और बच्चों को इसके लिए एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रिएटिव जो है बच्चे या डाइवर्जेंट बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कई तरह, कई अप्रोच से सोचेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी उनके अंदर। तो इस तरह से बच्चों को एनकरेज करना गैसेस के करने के लिए, इंट्यूटिव गैसेस के लिए, और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ये बहुत ही अच्छा होता है, बेस्ट होता है। क्योंकि एज अ फैसिलिटेटर अब बच्चों को क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, कि वो खुद से सोचें, खुद से विचार करें, ठीक है, उसके बारे में सोचें, समझें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उस पर सॉल्यूशन को क्या क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आइडियाज़ हो सकते हैं, ये सब को जनरेट करें, और वो आइडिया निकालने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, ये सबसे बेस्ट होता है। तभी बच्चे क्या होंगे, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। तो हमारा जो फोर्थ आंसर है, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग द सेम, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इससे बच्चे की क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर एट अ रैपिड स्पेस। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होती है। ये तो कई बार आपको मैंने पढ़ाया है जिन पियाजे जी की संज्ञानात्मक थ्योरी के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है इन्फेंसी यानी कि जो 0 से 2 साल और अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 3 से 5 साल। इस टाइम पे बच्चों का जो दिमाग और शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। तो ये आंसर फर्स्ट में ही दिया है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इतनी तेजी से बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, है ना, शारीरिक हो या बौद्धिक हो। अच्छा देखिए, 0 से 2 साल में बच्चे क्या करते हैं, तेजी से सीखते हैं। उनके अंदर देखिए शारीरिक कैसे ग्रोथ आता है, टीथ आने लगता है, उनके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग होते हैं, उनके जो मोटर स्किल जो होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होने लगती है, बच्चा बैठ पाता है, क्रॉल कर पाता है ना, चलना सीखता है। ये सब इन्फेंसी टाइम में होता है। और अपने रिफ्लेक्सेस के साथ मतलब उनकी जो रिफ्लेक्सेस है वो भी तेजी से डेवलप होती है ना। बेबलिंग करना सीखता है, वर्ड्स जो होते हैं ना, कू साउंडिंग, ये सब जो बेबलिंग होता है ये 2 साल तक में होता है। टीथ आने लगता है उनका, ठीक है, किसी भी चीज़ को अच्छे से बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ सकते हैं, मजबूती से पकड़ पाते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इनकी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग होने लगती है, रिफ्लेक्सेस इनके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, है ना। और अर्ली चाइल्डहुड की बात की जाए तो 3 से 5 है। यहाँ पर बच्चे शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक है, बोलना, ये सब बहुत तेज़ी से सीखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के कलर, साइज, शेप, ये सब को ये बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। चीज़ों को इमिटेट करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं, है ना, नकल करना, ये सब उनके अंदर इतने क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को ढूंढते हुए मतलब इतने सवाल करते हैं। ये सब 3 से 5 साल की उम्र में होता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब भाषा का विकास इस एज पे बहुत तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी से सीखते हैं बच्चे। इस एज में ना कई भाषा, 1 या 2 से भी ज़्यादा कई भाषा सीख जाते हैं, इतनी इनकी तीव्रता होती है सीखने की, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो है आंसर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल। देखिए अर्ली चाइल्डहुड तो ठीक है, लेकिन मिडिल में तो फिर वो उनका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये सब जो है ना, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये सब फॉर्म होने लगता है मिडिल चाइल्डहुड में। मिडिल चाइल्डहुड एडोलेसेंट जो एज आती है, स्टॉर्म की एज होती है ना, स्टॉर्म एज होती है, जहाँ पर बच्चे में बहुत प्यूबर्टी ग्रोथ वगैरह होता है। बहुत सारे मतलब उनके थॉट विचार जो हैं काफ़ी क्या हो जाते हैं कि अलग हो जाते हैं, है ना, ज़िद्दी हो जाते हैं, इसलिए इसे स्टॉर्म एज कहा जाता है, एज ऑफ स्टॉर्म। एडोलेसेंट एंड एडल्टहुड तो ये है नहीं। अब एडल्टहुड तो आप जानते हैं 18 के बाद। एडोलेसेंट मतलब कि 17 साल तक, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी में बच्चा सबसे तेजी से सीखता है, ठीक है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल यानी कि विकास का जो सिद्धांत है, इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं बोला है, ठीक है। या तो कभी बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, या फिर कभी दे देगा नॉट। तो देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग, नॉट बोला है तो डेवलपमेंट तो लाइफ लॉन्ग होता है, करेक्ट है। विकास जीवन पर्यंत होता है, जब तक आप मर नहीं जाते हैं आपके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहता है, चाहे बौद्धिक हो और शारीरिक तो होता ही है ना। बच्चे हम पैदा होते हैं, ठीक है, इन्फेंट होते हैं, टॉडलर, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, ठीक है, ये सब कितने स्टेजेस से हम गुजरते हैं। एडल्टहुड के बाद भी हम मिडिल एज में आते हैं, मिडिल एज के बाद सीनियर मतलब सिटीजन के एज में आते हैं, ओल्डर एज हो जाती है ना। तो इस तरह से डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा है, क्या चीज़ नहीं है, तो ये गलत है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, हाँ परिवर्तीय है ना, एक जैसे कहाँ होता है, चेंजेस के साथ होता है हर स्टेज में। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी सही है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये बात बहुत सही है।
क्या नहीं है पूछा है, तो डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस। देखिए डेवलपमेंट यूनिवर्सल है बोल रहे हैं, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल तो है ही नहीं ना, मॉडिफिएबल है तो यूनिवर्सल कैसे होगा, एक तरीके से नहीं होता है हर किसी में या किसी में भी, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया है मॉडिफिएबल, तो जो हमारा आंसर सही था कि हाँ डेवलपमेंट मॉडिफिएबल होता है, यहाँ पे बोल रहे डेवलपमेंट सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, तो गलत हो गया। और कल्चरल कंटेंट उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है, तो ये तो गलत है भाई। हेरिडिटरी, एनवायरनमेंट, ये दो चीज़ है जिसका जो रोल बहुत ही ज़्यादा मेजर है, दोनों इंटर प्ले करते हैं, तो यहाँ पे कल्चरल रोल नहीं प्ले करता है, कल्चरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाता है, कम्युनिटी में आ जाता है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि कोई रोल प्ले नहीं करता और ये यूनिवर्सल है, तो मतलब कि ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते हैं, मतलब ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि विकास के सिद्धांत में क्या नहीं होते, तो यूनिवर्सल ये नहीं होता है, और अगर बोल रहे हैं कि संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं होता तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 29, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इंडिविजुअल जो वेरिएशन है, व्यक्तित्व विभिन्नता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस, उसका प्राइमरी कॉज क्या होता है? जेनेटिक कोड रिसीव बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, ये गलत है, सिर्फ जेनेटिक कोड के द्वारा ही नहीं होता है सिर्फ, ठीक है। द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक, जन्मजात विशेषताएं, देखिए जन्मजात जो विशेषताएं होती है ना वो धीरे धीरे बदल जाती है, जब आप लर्निंग को एक्वायर करते हैं धीरे धीरे वो बदल जाती है, तो आप सिर्फ इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं अपने में इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने वातावरण से, अपनी संस्कृति से, है ना, और इस तरह से आप और भी ज़्यादा सक्षम होते जाते हैं, तो ये गलत है आंसर। द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, सिर्फ एनवायरमेंटल का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव, तो सिर्फ पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होता। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एनवायरनमेंट, देखिए क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल इंटरप्ले करते हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। आप कैसे बनोगे एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन, या बच्चा एक इंडिविजुअल कैसे बनेगा ये एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, लेकिन आप कैसे हो, कैसे बन सकते हो, ये हेरिडिटी, मतलब आपकी जो हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, ये तय करती है, ठीक है। तो इसमें जो इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है, दोनों के ही प्रभाव से इंडिविजुअल वेरिएशन आता है एक पर्सनैलिटी में, एक व्यक्तित्व में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सीडीपी का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि पहला जो समाजीकरण का उदाहरण होता है वो फैमिली और नेबर होता है। बच्चा जब जैसे ही बोलने लगता है, इंटरेक्शन करना सीखता है, फैमिली और नेबरहुड से सीखता है, ठीक है। उसका जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण होता है, वो अपने घर और नेबरहुड में होता है, पास पड़ोस में होता है। तो ये तो पहला हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। इसमें पूछा है सेकेंडरी, द्वितीय, फैमिली और मीडिया। मीडिया ज़रूर सेकेंडरी है, लेकिन फैमिली क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आ गया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर द्वितीय सोशलाइजेशन एजेंसी की बात की जाए तो बच्चा, फैमिली नेबरहुड तो पहला हो गया, उसके बाद स्कूल जाता है, वहाँ उसके सहपाठी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, पेयर होते हैं, क्लासमेट होते हैं, वो उनसे सीखता है, उनसे इंटरेक्ट करता है, और मीडिया, ठीक है। तो ये जो मीडिया, फ्रेंड्स, स्कूल, ये सेकेंडरी एजेंसी होते हैं। तो स्कूल और मीडिया ये ऑप्शन में दिया है, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। विद्यालय एवं मीडिया जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी होता है बच्चों के लिए। मीडिया और नेबरहुड, देखिए मीडिया तो सेकेंडरी है, लेकिन
नेबरहुड प्राइमरी में आ जाता है, मतलब कि पहला में आ जाता है, इसीलिए ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है। इस हिसाब से तीनों ऑप्शन गलत हो गए। हमारा आंसर है स्कूल एंड मीडिया। जब बच्चा इंटरेक्ट करता है ना सोशली, सेकेंडरी उसका जो द्वितीय जो कारक है वो है स्कूल और मीडिया। स्कूल है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके पीर ग्रुप है, और मीडिया है, तो थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से 30 क्वेश्चन यहाँ के कंप्लीट हो गए इस वाले पेपर के, प्रीवियस ईयर के। और मैं आशा करती हूँ मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, समझाया है, समझाने की कोशिश करी है, वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, आपको ये क्लास यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी दीजिए, और जो अच्छे कमेंट करते हैं उन जो भी कमेंट करते हैं उसके लिए मैं सभी को थैंक यू करती हूँ, क्योंकि आपका जो कमेंट है या आपका फीडबैक है वो हमारा एक मोटिवेशन का काम करता है कि हम और किस तरह और कितने अच्छे से बच्चों की तैयारी उन्हें करवा सकें। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब तो एग्ज़ाम भी ऑफलाइन मोड में हो गया है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए, और मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।